हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह फ्रंट ऑफ यू और बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी के ग्रेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपको जैसा कि डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा कि हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू चूज द रिसर्च टॉपिक। ये अपने आप में काफी अच्छा सवाल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे एनटी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स तैयारी तो करते हैं पेपर की, एनटी यूजीसी नेट की, पर एनटीयूजीसी नेट में जेआरएफ नेट क्वालिफाई करने के बाद भी हमारे पास ऐसा नहीं कि सीट्स लिमिटेड हो जाती हैं या हमारे पास स्कोप नहीं है। तो उस स्कोप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है वो है हमारा रिसर्च का टॉपिक। एनटीयूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करने के बाद हमारी जर्नी यहाँ पर खत्म बिल्कुल नहीं होती है, और उस जर्नी को और भी ऑथेंटिक बनाने के लिए रिसर्च पेपर्स को बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है। और रिसर्च पेपर को चूज करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने रिसर्च टॉपिक को और भी ऑथेंटिक बना सकते हैं, और ये काफी हद तक आसान बना देगा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर्स को। और एनटीयूजीसी नेट में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। कहीं पर आप इंटरव्यूज के लिए बैठते होंगे तो वहां पर हमेशा आपको रिसर्च टॉपिक्स की जो डिमांड की जाती है, या रेंडमली जो बच्चे एमफिल पीएचडी करते हैं, मास्टर्स में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो वहां पर भी आपको सेकेंड सेमेस्टर्स में या लास्ट मोड में आपको कई बार रिसर्च पेपर या बनाने पड़ते हैं। तो इन रिसर्च पेपर्स में किन बातों का ध्यान रखा जाए, आप टॉपिक्स को कैसे चूज करें, ये सारे सवाल हमारे सामने आते हैं, और इन सारे सवालों का सोल्यूशन मैं इस छोटी सी सेशन में आपको देना चाहूंगी, जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप, वैसे तो ये मुश्किल ही हो पाएगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई रेस्ट ऑफ द कोई क्वेश्चन रह जाए, कोई सवाल रह जाए, पर फिर भी अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं इस रिसर्च टॉपिक के साथ, तो आप कमेंट करके इस सवाल को पूछ सकते हैं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने रिसर्च वर्क को और भी ऑथेंटिक बना सकते हैं, आप इन सारी बातों को आगे जो है लेकर बढ़ेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आपको जब भी आप रिसर्च टॉपिक्स को चूज करें, और क्या आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड होना चाहिए, और आपका इंटरेस्ट फील्ड के साथ साथ कैसे आप लिमिटेड चीजों को चूज करके अपने रिसर्च टॉपिक को और भी ऑथेंटिक बना पाए। सो लेट्स बिगिन द सेशन। और इससे पहले मैं बात करूंगी अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि काफी वास्ट और ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। पेपर 1 के 2 सेशंस हमारे होते हैं। एक है 10:30 बजे मॉर्निंग में, जहाँ पे करंट अफेयर का सेशन चलता है रोज 8 बजे। कुछ इंटरेस्टिंग सेशन पेपर 1 के भी यहाँ पर चलते हैं यूट्यूब के ऊपर। और पेपर 2 की क्लास रोज होती है मेरी 12 बजे हिस्ट्री के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे भी सेशंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। प्लस का बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोग यहाँ पर पीडीएफ्स को और बाकी जो थीसिस हैं, सॉरी जो पीडीएफ्स हैं और जो नोट्स हैं, उसको आप लोग अपडेट कर पाएंगे। और आइकॉनिक प्लस अगेन काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स में आप लोग पर्सनल गाइडेंस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ चीजें ले पाएंगे, जो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आइकॉनिक और प्लस की सबसे खास बात आपको ये नजर आएगी कि आप डाउट सेशंस को जो है यहाँ पर पूछ पाएंगे, और पर्सनल गाइडेंस में आइकॉनिक के थ्रू आप अपने फर्दर पीएचडी के रिसर्च में जो चीजें चाहते हैं, ये भी पर्सनल गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जाएगी। और SRS10 का कोड आपको मिलेगा यहाँ पर आइकॉनिक प्लस के साथ। तो आप इस कोड में 6 महीने से लेके 24 महीने, 3 से लेके 24 महीने तक के कोर्सेज को ज्वाइन कर पाएंगे, और एक्सेस कर पाएंगे बेस्ट एजुकेशन को, लाइव क्लासेस को, पीडीएफ्स को, आइकॉनिक और प्लस को। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अनलिमिटेड तरीके से आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जो आप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कोई ऐसी वीडियो जो पसंद नहीं है आपको, तो आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में फीडबैक का फॉर्म है, वहां से आप हमें भरकर ये फॉर्म बता सकते हैं। स्पेशल क्लास रोज होती है शाम को 7 बजे आपकी, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एवरी डे। अपकमिंग क्लासेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये भी काफी हद तक इम्पोर्टेंट है आपका। और रिकॉर्डेड सेशंस ये भी काफी जरूरी है आपके लिए, जहां पर आप अगर इतना भी देख लेते हैं तो काफी आपके लिए नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना। और लक्ष्य टारगेट बैचेस चल रहे हैं हमारे, कंप्यूटर साइंस एंड कॉमर्स के बैचेस भी ऑलरेडी चल रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन ऑफ रिसर्च योर टॉपिक। देखिए, रिसर्च से सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि एक चीज तो आपको ये क्लियर करनी है कि रिसर्च इज नॉट अबाउट द फाइनल कंक्लूजन।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने रिसर्च करनी अगर शुरू कर दी है तो वो आपका फाइनल कंक्लूजन है। रिसर्च एप्टीट्यूड में हम लोग पढ़ते भी हैं। रिसर्च का मतलब होता है जो टोटली साइंटिफिक हो, जो टोटली लॉजिकल हो, जो टेस्ट करने के लायक हो, हाइपोथेसिस आपके पास हो, डेटा आप कलेक्ट कर पाते हो, उसके बाद आप रिजल्ट्स को जो है टेस्टिंग की तरफ लेकर जाएं और फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ें। और उस कंक्लूजन के बाद एक शब्द का हम यूज करते हैं जो जाना जाता है रिसर्च के नाम से, यानी किसी चीज को दोबारा से सर्च करना ही रिसर्च कहलाता है। यानी आप कुछ भी अगर रिसर्च से स्टार्ट कर रहे हैं, सर्च से स्टार्ट कर रहे हैं, डजंट मीन कि वो आके सर्च पे खत्म होगा। वो दोबारा से वही रिसर्च, यानी कि आपने क्या रिसर्च किया, कैसे किया, कहाँ किया, क्यों किया, कब किया और कौन कर रहा है रिसर्च को, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको कौन देता है, आपका रिसर्च। और उसके फर्दर जो स्टेप्स होते हैं वो इसमें बताए जाते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है सेलेक्ट करना है आपके रिसर्च टॉपिक को। देखिए, जब कभी भी आप रिसर्च के टॉपिक्स को सेलेक्ट करें तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि सबसे पहले जो भी आप टॉपिक चूज करें वो आपका इंटरेस्ट लेवल काफी हद तक बेहतर होना चाहिए, यानी कि आपकी दिलचस्पी उस टॉपिक में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका टॉपिक जो है कितना ज्यादा बड़ा है, छोटा है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा जरूरी जो प्लस फैक्टर है वो आपका इंटरेस्ट लेवल है। अगर आपका टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। तो आप चाह कर भी उसमें मैक्सिमम आउटपुट अपना या सॉरी इनपुट जो है नहीं डाल पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी हम यहाँ पर हिस्ट्री को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो ये हो सकता है कि आपका एंशियंट अलग हो, मिडिवल का अलग हो, मॉडर्न सेक्शंस अलग होते हैं। या पेपर 1 की ही बात करें, अगर पेपर 1 में कोई पर्टिकुलर जो टॉपिक है अगर आप उसको चूज करना चाहते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आपको डेप्थ में एनालिसिस हो कि टीचिंग का मतलब क्या होता है, कितने इसके साइकिल्स हैं, कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी से कैसे हम टीचिंग को जोड़ सकते हैं, सोशल फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकता है, कैसे हम ऑथेंटिक तरीके से किसी के सामने इस चीज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये काफी हद तक मैटर करता है। अगर आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे और अगर आप रिप्रेजेंटेशन से पहले अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो काफी हद तक आप उन चीजों से लैग कर सकते हैं। और उसके बाद हम नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे हमारा रिसर्च एरिया क्या है। रिसर्च एरिया से हमारा मतलब है कि टॉपिक में अलग अलग एरियाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर टीचिंग की बात की है तो सिर्फ टीचिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक है, पर उस टॉपिक के अंडर कई सारे सब टॉपिक्स और एरियाज भी आते हैं। वो हो सकता है कि आपका फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, सोशल टीचिंग हो, या फिर आपका डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें वो एनईपी की बात कर सकता है। तो अलग अलग सब्स्टिट्यूट डिवाइड होते हैं जिसको हम रिसर्च एरियाज के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप साइंस को यहाँ पर देख पाएंगे कि हमने मैक्सिमम पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जो आपके रिसर्च एरियाज हो सकते हैं। अब इस रिसर्च इंटरेस्ट में पैदा करने के बाद आपके टॉपिक में, आपके एरिया में भी आपका पूरा का पूरा स्कोप होना चाहिए कि जिस भी एरिया को आप चूज कर रहे हैं उसमें कम से कम आपका पर्टिकुलर कमांड हो, सॉरी आपका एक पर्टिकुलर जो है डेप्थ एनालिसिस हो, आपका एक अच्छा कमांड हो, ताकि आप एरियाज को डेप्थ एनालिसिस करके फाइनल कंक्लूजन पर रिसर्च की तरफ बढ़ पाए। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है कि डू बैकग्राउंड रिसर्च। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिटरेचर रिव्यू के नाम से भी जान सकते हैं या कह सकते हैं। देखिए, ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया कि रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी चीज को सेलेक्ट किया, उसके ऊपर काम किया, चीजें खत्म हो गई। यहाँ पर रिसर्च हमेशा जो है एक सर्कुलेशन मोशन में चलती रहती है। अगर ये यहाँ से ए से शुरू होगी तो बी पे शुरू खत्म बिल्कुल नहीं होगी, बी से शुरू होकर फिर सी पे जाएगी, सी से डी पे, फिर चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉपिक को अगर चूज करते हैं तो उसके ऊपर किसी ने पहले काम नहीं किया है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी टॉपिक को आप चूज करें उसके ऊपर मैक्सिमम लिटरेचर रिव्यूज को देखिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उसके ऊपर क्या काम किया गया है, या प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी ज्यादा है, या उसको पढ़ने से या सर्च करने से बैकग्राउंड लेवल पर या सोशल लेवल पर या इकोनॉमिक लेवल पर लोगों का कितना बेनिफिट हो रहा है, या लोगों के लिए हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं। या जो लिटरेचर रिव्यूज अवेलेबल है मार्केट्स में या इंटरनेट पे, आपको पता है कि शोध गंगा जैसे बहुत सारे ऐसे हमारी वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट्स की जहां पर मैक्सिमम थीसिस पेपर्स और जर्नल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहां से भी आप चीजों को देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ई शोध सिंधु और गंगा के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, तो वो भी आप देख पाएंगे। तो बैकग्राउंड रिसर्च करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप तभी उसके हिसाब से ही अपनी रिसर्च को एक बेटर डायरेक्शन दे पाएंगे।
कि पहले जिसने जो काम किया है, अगर आप उसको दोबारा से सेम वही काम करेंगे, तो वो आगे आने वाली किसी भी पर्सन के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। तो रिसर्च में आप लिटरेचर रिव्यू या बैकग्राउंड को सर्च करके सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये होता है कि आप एक फाइनल डायरेक्शन अपने रिसर्च को दे पाते हैं। आप नया क्या कहने जा रहे हैं, लिखने क्या जा रहे हैं, या आप अपने हिसाब से या अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो आवाम है, जो जनता है, या जो स्कॉलर्स हैं जो उस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, उनको नया क्या देने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड रिसर्च करना। इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी बुक्स को भी पढ़ना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। नंबर 4 डिस्कस है यहाँ पर करूंगी, बी स्पेसिफिक अबाउट योर रिसर्च। देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा है कि किसी भी चीज का जो स्कोप होता है रिसर्च में बहुत वास्ट होता है। अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ओनली वन टॉपिक। पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ओनली अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पर लिटरेचर इज नॉट ओनली अबाउट योर इंडियन लिटरेचर। यहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है न्यू नंबर्स ऑफ द सेक्शंस में डिवाइड होता है, और हर एक चीज का अलग अलग जो है एक पार्टिसिपेशन होता है, एक अलग अलग पार्ट होता है, पहलू होता है। तो उसमें आपकी सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, वो आपके वर्ल्ड लेवल की भी हो सकती है, वो आपके रीजनल लेवल की हो सकती है, एरिया लेवल की हो सकती है, पर्सनल लेवल की हो सकती है। तो आपको अपने रिसर्च में स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आप रिसर्च करने वाले, तो स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोसाइटी के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। इकोनॉमी में मॉनेटरी इकोनॉमी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, या लोगों का सोशल लेवल कैसा है, बीपीएल को बेहतर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सोसाइटी में वुमेन की क्या सिचुएशन है, जो हमारा अगर कहें तो पर्टिकुलर एजुकेशन से सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है। तो आप चाहें तो जितना मर्जी चाहें चीजों को कनेक्टेड कर सकते हैं, पर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप अपने टॉपिक को स्पेसिफिक करें कि भाई अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में हम वुमेन की बात करेंगे, अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन के सोशल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। सोशल पर्सपेक्टिव में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो उनका अपना नजरिया परसेप्शन हो सकता है, शादी से पहले या शादी के बाद एजुकेशन पर उनका इम्पैक्ट पड़ता है, एजुकेशन कितना वो ले पाते हैं, डाउरी सिस्टम का सोसाइटी में क्या एनरोलमेंट है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा कम हो पा रहा है, अवेयरनेस कितनी ज्यादा है। तो अवेयरनेस से भी हमारा मतलब यहाँ पर उसके लॉ से है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से है, उसके अपने एक मेंटल फिजिकल इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको स्पेसिफिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ रिसर्च। तो अगर आप जब कभी भी टॉपिक्स को चूज करें, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपका जो टॉपिक है रिसर्च का, वो काफी हद तक बेस्ट डायरेक्शन, बेहतर डायरेक्शन, बेटर डायरेक्शन में जाकर आपको अच्छे खासे मार्क्स और आपके जो ग्रेडिंग है उसको अपग्रेड कर सकता है। और यहाँ पर सबसे जरूरी जो दूसरी नंबर चीज है कि हाउ टू चूज अ रिसर्च टॉपिक, जो वैसे मैंने बता भी दिया है, पर इन शॉर्ट में अगर मैं इसको बाइंड अप करूं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरेस्टिंग रिसर्च टॉपिक का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि आपके सामने अगर आपका अगर हम हिस्ट्री या यहाँ पर पेपर 1 की भी बात करें, अगर 10 यूनिट्स आपके सामने हैं और मैं आपको ये बोलूं कि आप बताइए आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है जिसमें आपका डेप्थ इंटरेस्ट है। तो डेप्थ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से पता है कि भाई टीचिंग का मतलब ये होता है, रिसर्च का मतलब ये होता है, पीपल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है, ये तो सबको पता है। पर आप बीइंग रिसर्चर कैसे अपने रिसर्च को थोड़ा सा अलग कर रहे हैं बाकियों से, ये बताएगा आपका अपना इंटरेस्ट लेवल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए ये जानना कि आपका इंटरेस्ट फैक्टर कैसा है। तो सबसे पहले आपको खुद को ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट लेवल कहाँ पर जाकर स्टैंड कर रहा है। अब आप अगर ये एक्सपेक्टेशन मुझसे कर रहे हैं कि हम कोई बताएगा, कोई टीचर बताएगा, कोई स्कॉलर बताएगा, कोई प्रोफेसर बताएगा आपको, या कोई आपका भाई बहन बताएगा जिसको जिसके बारे में नॉलेज है, तो देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, किसी चीज के बारे में नॉलेज होना और किसी चीज के बारे में आपका पर्सनल ओपिनियन। हो सकता है कि आपको ब्लैक कलर ज्यादा पसंद हो, मुझे रेड कलर ज्यादा पसंद है, या अगर मैं बोलूं कि आपको कलर कौन सा पसंद है, तो ब्लैक जो एक जनरल कलर है, तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ ब्लैक इज अ वेरी जनरल कलर, तो यू कैन गो फॉर ब्लैक। तो ये मेरा एक जनरल ओपिनियन हो सकता है। पर अगर आपको ब्लैक के बारे में 10 लाइनें लिखनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट फैक्टर कितना है ब्लैक कलर को लेकर।
और वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, ये काम बहुत ईज़ी होता चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग वर्क है कि आपसे हो ही नहीं पा रहा, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ईज़ी है, पर आपको सबसे पहले खुद को थोड़ा-सा स्मूथ करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस भी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए आप खुद को पहले प्रिपेयर कर लें कि आपका इंटरेस्ट फैक्टर क्या है, कैसे आप काम करना चाहते हैं, आपका क्या वे आउटपुट होना चाहिए काम करने का। और अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन आपको ये आकर बता दे कि बेटा आपका इंटरेस्ट फैक्टर ये है, आप इसके लिए चले जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें फिर आप हमेशा डिलेमा में रहेंगे कि हाँ, मुझे किसी एबीसी ने बोला है तो मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। पर अगर कोई आपको सजेशन देता भी है जो अच्छी बात है, तो उसके लिए पहले आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि डू यू रियली प्रिपेयर फॉर द टॉपिक और नॉट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, और अगर आप इस चैलेंज को क्रॉस कर लेते हैं तो बिलीव मी कि इसके बाद काफ़ी हद तक आपके जो रास्ते हैं, जो आपकी अपनी मंजिल है, वो काफ़ी हद तक रिसर्च टॉपिक की तरफ, कंप्लीशन की तरफ बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में। मैंने बता ही दिया, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बताया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो, जो कि मैंने स्पेसिफिक करने के लिए आपको बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि देखिए हम यहाँ पर ई शोध गंगा या की बात क्यों करते हैं। ये जो नाम है अपने आप में, जहाँ पर सरकार की अपनी वेबसाइट है, जहाँ पर जर्नल्स और थीसिस पब्लिश किए जाते हैं, आप ई शोध गंगा की अगर बात करते हैं तो अपने आप ये नाम जो है बहुत बड़ा ब्रॉड लेवल का नेम है। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस ब्रॉड ई शोध गंगा में से आपको उन थीसिस, उस जर्नल्स को चूज करना है जो कि अपने आपके काम का है। बैकग्राउंड रीडिंग, जो लिटरेचर रिव्यू की हम बात कर रहे थे, ये काफी हद तक आपके चीज को चूज करने का और आपके स्कोप को और आपके टॉपिक को काफी हद तक लिमिटेड करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप स्पेसिफिक हो जाएं, तभी आप अपने टॉपिक को लिमिटेड लेवल तक लिख पाएंगे। नहीं तो फिर आप लिखते रहिए 2000 पेज में, 250 पेज में। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो ऑथेंटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पेपर को भरने के लिए या लिखने के लिए रिसर्च टॉपिक्स को मत लिखिए। उसमें ना बेनिफिट आपका है, ना सामने वाले किसी आने वाले अनदर स्कॉलर का है आपके रिसर्च पेपर से। और यहाँ पर मैं बात करूंगी, आपको व्हाई, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन नजर आ रहा होगा। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर 5W आपको नजर आ रहे हैं। तो इन 5W में रिसर्च का क्या स्कोप है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक, आपने टॉपिक क्यों चूज किया है। सबसे पहली बात ये है, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट फैक्टर है, क्या आपको उसके बारे में पता है, क्या जो उसके आसपास इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है। अगर आप सोशल सोसाइटी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो सोसाइटी में विमेन के ऊपर अगर काम करना चाहते हैं, तो प्रेजेंटली विमेन को लेकर क्या बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं, किस तरीके का काम उस पर हो रहा है, या उस काम को लेकर किस तरह के कामों को आप बढ़ावा दे सकते हैं, या आपको क्या प्रेजेंटली लॉ इश्यूज के बारे में पता होना है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है कि अभी जो लड़कियों की एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है शादी के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंड हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो क्या आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में पता है कि नहीं, और कितना ब्रॉड आप सोच पा रहे हैं, ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हु आर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ऑन द टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसे जर्नल्स का, एक ऐसी लिटरेचर रिव्यूज को चूज कीजिए जो कि आपके टॉपिक्स को, आपके काम को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना पाए। उसके अलावा आपके टॉपिक को क्या अफेक्ट कर रहा है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं लिखते लिखते आप ऐसा कुछ ना लिख दें जो कि सेंसिटिव तरीके से सोशली एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, जैसे कि आप किसी, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा मत लिखिए जो कि किसी भी कम्युनिटी के लिए सेंसिटिव हो। वो कास्ट हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है, वो किसी भी चीज के ऊपर कोई टिप्पणी हो सकती है। बेशक वो आपका अपना ओपिनियन है, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो वो आपका जनरल ओपिनियन, वो हर किसी के लिए, वो एक 60 साल के व्यक्ति को और एक यहाँ पर 20 साल के बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। लेकिन जो हम रोज अगर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो उसमें से आप अपने हिसाब से खबरें छांटते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जो आपके काम की है। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर तरह के एज ग्रुप को ध्यान में रखकर चीजें लिखिए, जो काफी ज्यादा जरूरी है। डब्ल्यू में आगे हम बात करेंगे व्हाट के बारे में, जो नंबर 3 ये आपका है। जो मेजर क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि दिस टॉपिक, यानी कि व्हाट आर द मेजर क्वेश्चन फॉर द टॉपिक, आपके लिए सवाल क्या क्या है। देयर इज अ डिबेट अबाउट द टॉपिक, क्या हम कोई ऐसी डिबेट कर सकते हैं जो कि एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़े, या इश्यू क्या है, आपका अपना व्यू पॉइंट क्या है, ये कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
नंबर 4 अगर मैं वेयर की बात करती हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर इज योर टॉपिक इंपॉर्टेंट। आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, कहाँ पर जरूरी हो सकता है, लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल का है, या स्पेसिफिक प्लेस का है। क्योंकि बहुत ब्रॉड है ना, जरूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पर डाउरी के बारे में या फिर वुमेन के एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ भारत की बात हो, वो नेशनल लेवल पे बात हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल का मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। वेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 5, इसके बिना शायद आपका रिसर्च अधूरा रहेगा। व्हाट्स द टॉपिक, योर इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि आपको कब लगा कि आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट इवेंट है क्या, हिस्टोरिकल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। करंट इवेंट क्या है कि आजकल हमने महिलाओं की जो एज है बढ़ाकर 18 से 21 कर दी है शादी के लिए, तो क्या उसका हिस्टोरिकल एविडेंस था? तो क्या आप इसको विलियम बेंटिक से या फिर राजा राम मोहन रॉय के सोशल रिफॉर्मेशन से जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं? इश्यूज कैसे आपको इम्पैक्ट करते हैं? या और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डू यू वांट टू कंपेयर योर टॉपिक बाय द टाइम पीरियड्स। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का बैकग्राउंड नहीं होता। फाइन, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। हर चीज का अपना एक बैकग्राउंड होता है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अपना बैकग्राउंड क्या है। एंड अगर आपको ये पता चल जाए कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है, जो हम देखते हैं लिटरेचर रिव्यू में, मैक्सिमम किताबें पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, ओपिनियंस पढ़ते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं, ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू यू वांट टू कंपेयर योर टॉपिक बाय द टाइम पीरियड। तो क्या आप अपने टॉपिक को कंपेयर कर पा रहे हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पर एज फैक्टर की बात कर रही हूँ, अगर मैं 18 से लेकर 21 साल तक के एज में एक्सटेंशन कर रही हूँ कि भाई 21 साल तक महिलाओं की एज बढ़ाकर शादी के लिए कर दी गई है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले ऐसा नहीं था तो उसके कोई बेनिफिट था या उसका कोई लॉस था? या अगर 19th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान में है कि 1829 में सबसे पहले सती एक्ट के ऊपर एक्ट बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिंक एंड साथ में राजा राम मोहन रॉय थे। इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमें सती प्रथा के ऊपर एक्ट बनाना चाहिए। तो क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या कोई साइंटिफिक रीजन है इसका कि हमने 21 बढ़ाकर एज कर दी है? पहले क्यों नहीं था ऐसा? या फिर हिंदू कोड बिल का क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आप यहाँ पर हर एक टाइम पीरियड को अपने टॉपिक के साथ कंपेयर कर पाए, ये काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी और इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे योर टॉपिक, व्हाई डिड यू चूज इट। ये भी जो मैंने बताया तो इसमें आपके 3 फैक्टर्स काफी हद तक क्लियर होंगे कि आपने टॉपिक क्यों चूज किया है। भाई आपने एरिया चूज कर लिया, इंटरेस्ट फैक्टर चूज कर लिया, लिमिटेड कर लिया उसको, और इसके साथ साथ आपने लिमिटेड में फाइनल कंक्लूजन पर भी आकर रिव्यू भी कर लिया। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपने टॉपिक क्यों चूज किया, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1, प्रेजेंटेशन जो है, अगर आप मान लीजिए कमिटी मेंबर्स के सामने बैठे हैं और आपसे ये पूछा गया है, सबसे जो जनरल क्वेश्चन भी होता है कि व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक, आपने क्यों उसको चूज किया, कुछ और भी तो चुन सकते थे। तो आपके पास स्पेसिफिक 2-3 शब्दों में या सॉरी 2-3 लाइनों में या 5 से 6 लाइनों में आप वेल डिफाइन कर पाए कि व्हाई यू रियली वांट टू चूज द टॉपिक, आपकी दिलचस्पी क्यों थी इस टॉपिक को चूज करने में, या फिर आपने इसको क्यों चूज किया। योर प्रेजेंटेशन रिवॉल्व्स अराउंड योर टॉपिक। सबसे पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं वो आपके टॉपिक के इर्द गिर्द होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एज फैक्टर की बात कर रहे हैं कि हमने महिलाओं की एज बढ़ाकर 18 से 21 साल कर दी है, तो आपका जो टॉपिक अगर यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इससे कनेक्ट कर पाए कि भाई अगर हम एज को बढ़ाकर 21 कर देंगे तो महिलाएं अपने बारे में ज्यादा सोच पाएंगी, वो फिजिकली मेंटली ज्यादा स्ट्रांग फील कर पाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर आप डायरेक्ट अटेंशन दे पाए जो भी आप कहना चाहते हैं ऑडियंस को। ऑडियंस का मतलब क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप इसके ऊपर बात करते हैं तो आपको हमेशा से बीच का रास्ता लेकर चलना है, ताकि अगर आप किसी 60 साल के व्यक्ति को या किसी 20 साल के किसी पर्सन को अपनी बात समझाते हैं तो वो समझ में आए कि हाँ, देर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, इसलिए हमने इसको एक्सटेंड किया है। फाइन, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर योर विजुअल, आपको ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ड्यू टू योर प्रेजेंटेशन डेट और उसके पहले तो आपको 4 आइटम्स कम से कम मिनिमम चाहिए होंगी, ताकि आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर पाए कि भाई ये एग्जाम्पल्स मेरे पास है, मैंने सोचा कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ सकता है। ठीक है। नंबर 3, अगर आपको बहुत ध्यान में रखना है कि व्हाई डज दिस टॉपिक कनेक्टेड टू यू, ये टॉपिक क्यों जुड़ा हुआ है आपके साथ। व्हाट मेड यू डिसाइड टू रिसर्च द पर्टिकुलर टॉपिक, आपने क्यों डिसाइड किया कि आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, एक ये सवाल है। हैज योर ओपिनियन चेंज्ड अबाउट दिस टॉपिक सिंस यू बिगन रिसर्चिंग, तो ये कहते हैं कि क्या जब आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो आपका सिनेरियो, आपका परसेप्शन कुछ बदला है कि नहीं बदला है।
फाइन। तो जाहिर सी बात है कि आप इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप 100 पेज में या 20 पेज में भी कुछ लिखेंगे, तो हमें जब शुरू किया तो हमें कुछ पता नहीं था। तो जब आप यहाँ तक पहुंचे कि हमने इसको क्यों चूज किया और हमारा ओपिनियन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इतने सवालों के साथ गुजरने के साथ हमने एरिया चूज किया, इंटरसेप्टर चूज किया, रिव्यू किया, और उसके बाद हमने इसको लिमिट भी किया। तो इतने सवालों से गुजरने के बाद ये काफी हद तक क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ आपसे कि आप अपने ओपिनियन को इजीली यहाँ पर चेंज कर पाएंगे और सामने वाले के साथ ओपिनियन को रख पाएंगे। ओपिनियन चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आपकी डिबेट है किसी से, आप किसी को समझाना चाहते हैं। रिसर्च इज नेवर एंडिंग, कभी खत्म तो हो नहीं रही है वो। तो आप एक अपना सिर्फ ओपिनियन रख सकते हैं कि हाँ, पहले मैं ऐसा सोच रही थी कि 18 से 21 साल तक की एज काफी है, उसके बिना भी आप मेंटल फिजिकल ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पर हाँ, अब मेरा ओपिनियन चेंज हो गया है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में टाइम दिया जाता है, तो हर क्लास, हर कास्ट, हर क्रीड की लड़की जो है सोच पाएगी अपने बारे में बेहतर, चाहे कम चाहे ज्यादा। अब ये तो कोई फिक्स क्राइटेरिया है नहीं कि महिलाएं सब बेहतर ही सोच रही हैं अपने बारे में, या सोशल बैकग्राउंड में उनको बेहतर सोचने का मौका दिया जा रहा है। डिपेंड्स ऑन देयर परसेप्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। और कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि मैंने 2-3 स्लाइड्स में आपको क्लियरली डिफाइन कर दिया है, जो कि आप मेरे से पूछना चाह रहे थे, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इन शॉर्ट देख लेते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। तो आपके पास क्या हो सकता है। नंबर 1, रिसर्च बिफोर चूजिंग अ टॉपिक। आपको जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं, आपको उसके पहले ये पता हो कि आप इस टॉपिक को क्यों चूज करना चाहते हैं, या इसके पहले ये रिसर्च हो चुकी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपका टॉपिक एकदम ही लीक से हटकर हो। लीक से हटकर होगा तो आप कुछ ज्यादा कह या लिख नहीं पाएंगे। फाइन। शुड नॉट बी ब्रॉड। हम लिमिट करने की बात कर रहे थे, जो मैंने पहले स्लाइड में भी आपको बताई कि इतना भी आप ब्रॉड में ना चले जाएं कि आप उसको समेट ही नहीं पा रहे। और अगर आप उसको समेट नहीं पाएंगे, लिमिटेड नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाले को अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, ओपिनियंस को वहां पर बयान नहीं कर पाएंगे। नो ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपका रिक्वायरमेंट सोशल है, इकोनॉमिक है, आपका क्या सोर्स है, आपका क्या डेटा कलेक्शन है, क्या एरिया है, क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिसर्चर के लिए। रिलेवेंट टू योर फील्ड ऑफ स्टडी। क्या अगर आपने मास्टर्स हिस्ट्री में की है या लिटरेचर में किया है, तो क्या जो टॉपिक आपने चूज किया उसको प्लस कर रहा है इसके साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर पढ़ रखे यूरोपियन हिस्ट्री और आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो यहाँ पर रिलेवेंट ही नहीं है आपके स्टडीज और आपके अपने बैकग्राउंड के साथ। अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है करंट ट्रेंड्स को। जैसे कि मैंने यहाँ पर एज फैक्टर के बारे में आपको एग्जांपल दिया, 18 से 21 साल के बीच में लेकर। तो हॉट टॉपिक से ट्रेंड करती चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड में जितनी चीजें रहेंगी आप मैक्सिमम पढ़ पाएंगे, उतना कह पाएंगे। आपके लिए मैक्सिमम चीजें कहने बताने के लिए, एग्जाम्पल्स देने के लिए होंगी। एंड क्या एम टू सॉल्व जेन्युइन कॉन्सेप्चुअल, जो आपके पास प्रॉब्लम है, कि क्या आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट था आपका प्रॉब्लम का, उसको आप सॉल्व कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। सोल्यूशन से हमारा मतलब ये नहीं कि आप कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं पहुंचे, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि क्या आपका ओपिनियन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुड बी अ रिसर्चेबल टॉपिक। क्या जो आपने चूज किया है वो सच में रिसर्च का टॉपिक था भी कि नहीं था। कहीं इतना सेंसिटिव टॉपिक ना हो, इतना कोई निजी टॉपिक आप ना उठा लें जिसके ऊपर आप काम ही ना कर पा रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे की पेज ऑफ वर्ड लिमिट इन अ माइंड। आप पहले से लिमिट करके चलें। दो आपके पास ऑप्शंस हैं कि भाई जो भी कुछ आप लिख रहे हैं, अगेन वही बात है कि लिमिटेड रखिए। लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं और बस अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखे जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट योर ओपन एंडेड पेपर। ये आपका एक लिमिटेड चीज है, लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड आपने एरिया चूज किया है, लिमिटेड टॉपिक चूज किया, आपका इंटरेस्ट फैक्टर है, तो आप उसको कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश करें ताकि आप सामने वाले को बात समझा पाए। एंड यहाँ पर स्पार्क और इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को आप अपने टॉपिक से, अपने इंटरेस्ट फैक्टर से इतना समझा पाएंगे, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं, उसमें आपका जो स्पार्क है, जो उसमें आपका टैलेंट है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो निकल कर बाहर आना चाहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुड बी रेलिवेंट टू द सुपरवाइजर्स फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुपरवाइज आपको कर रहा है, जो आपका गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए एग्जैक्टली रेलिवेंट टॉपिक है, क्या उनका फील्ड ऑफ स्टडी वही है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आपके जो सुपरवाइजर या गाइड हैं
वो किसी एबीसी बैकग्राउंड से हो और आप जेड बैकग्राउंड से हो, तो ये काफी हद तक आपके गाइडेंस को जो है खराब कर सकता है, रादर कि आप सही ट्रैक पर आए। नेक्स्ट बात करेंगे, शुड नॉट कॉज इश्यूज इन डेटा कलेक्शन। जब भी डेटा आप उठाएं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या आपका टॉपिक रिसर्चेबल है भी कि नहीं। कोई इतना निजी टॉपिक ना उठा ले आप, जैसे कि मैंने 18 से 21 साल के बारे में बात की एज को लेकर, तो ये अपना में सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव है तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक घर में, हर एक सोसाइटी में, हर एक विलेज में, हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में, हर किसी का, हर एक एज ग्रुप का सबसे बड़ी बात है कि अपना अपना परसेप्शन हो सकता है। तो क्या आप डेटा उठा पा रहे हैं कि नहीं, कलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। और चेक करना है कि क्या अवेलेबल है आपके पास टूल्स, डेटा के जो भी आप कलेक्ट कर पा रहे हैं टूल्स हैं वहां पर कि नहीं है, जिससे आप बात कर रहे हैं उसका राइट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है आपके पास, या जिससे आप पूछ रहे हैं वो आपको सही तरीके से बता भी पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप यू कैन एग्जैक्टली फाइंड आउट द गुड रिसर्च टॉपिक। पर जो सबसे पहली शर्त है कि वो आपका इंटरेस्ट फील्ड हो, एरिया जो लिमिटेड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड एरिया होने के साथ साथ वो ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आप बात कर पाए और आप जोड़ पाए चीजों को, ताकि कि वो हर तरह के फील्ड के लिए, हर तरह के जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हो, सोशली बेनिफिशियल हो, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। ये काफी हद तक मैटर करता है। और यहाँ पर क्योंकि रिसर्च की बात कर रहे थे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं भूलना है, तो यहाँ पर हम बता दें कि भाई रिसर्च जो है इट इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। तो 99% जो रहता है आपका 99% वो आपका हार्ड वर्क रहता है। बट हाँ, स्मार्ट वर्क वो रहता है समहाउ आपका 1%। अगर उसको स्मार्ट तरीके से आप अप्लाई करते हैं वो तभी हो पाएगा जब सबसे पहले आप खुद को जानिए कि हु यू आर, कि आप रियली में हैं क्या और आपका इंटरेस्ट फील्ड क्या है, तभी आप सही मायनों में सही रिसर्च कर पाएंगे। आई होप कि दिस क्वेश्चन इज टोटली रिलेवेंट टू यू पीपल। आप काफी कुछ इससे जान पाए हैं और समझ भी पा रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि आप काफी हद तक बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, और आपके मैं हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर दे पाई हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है जो मुझे बताना चाहिए, तो आप बेशक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप कि द सेशन इज वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल। कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस जो जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैं बात करूंगी यहाँ पर 10% डिस्काउंट का, SRS10 आपके सामने अवेलेबल है। और यहाँ पर थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप कि दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल, और काफी कुछ आप जान पाए होंगे मेरे इस सेशन में जो काफी हद तक आपके लिए मददगार होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल। मैं हूँ सोनिया सिंह।